Hello friends, I am Rutuja Ranbhare, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क में से यूनिट 1 सिंगल फेज एसी सर्किट का पार्ट 3। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वो आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट एंड प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। तो शुरू करते हैं प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट से। यहाँ पे ये जो फिगर है वो हमें प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट दिखा रहा है। यहाँ पे हमने सर्किट में ओनली रेजिस्टर यूज़ किया है, इसीलिए इस सर्किट को हम प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट कहेंगे। और यहाँ पे जो हमने वोल्टेज सोर्स लगाया है उसकी वैल्यू हमने ली है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। इस वोल्टेज के अक्रॉस हमने रेजिस्टर कनेक्ट किया है और इस सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो हम स्मॉल I से डिनोट करेंगे। तो फिर देखिए फिगर A.1 shows the purely resistive circuit. It consists an AC voltage source V is equal to Vm sin omega t and resistor R connected across it. Instantaneous current flowing through circuit is I. Instantaneous voltage across resistor R is same as the source voltage. अब देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमें निकालना है। वो वोल्टेज हम VR से डिनोट करेंगे और ये जो VR है वो सेम होगा हमारे अप्लाइड वोल्टेज जितना, यानी कि V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t जितना। तो फिर हम लिख सकेंगे कि VR इज इक्वल टू V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब हमें इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट निकालना है जो कि हम स्मॉल I से डिनोट करेंगे। अब एक करंट निकालने के लिए हम ओहम्स लॉ का यूज़ करेंगे। ओहम्स लॉ का यूज़ करके हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू VR अपॉन R। अब VR जो है वो वोल्टेज है रेजिस्टर के अक्रॉस का, और इस VR के लिए हमने इक्वेशन 1 में लिखा है VM साइन ओमेगा t। तो इस VR की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय R, या फिर I इज इक्वल टू VM एट एन एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय R एट एन एंगल 0 डिग्री। ये हमारा पोलर फॉर्म का इक्वेशन है। अब VM अपॉन R के लिए हम Im लिख सकते हैं। Im हमारी पीक वैल्यू होगी इंस्टेंटेनियस करंट की। तो फिर देखिए I इज इक्वल टू Im एट एन एंगल 0 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा और यहाँ पे Im जो है वो है VM अपॉन R। तो फिर इस इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि हमारे सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है वो साइनसॉइडल नेचर का है। अगर हम करंट और वोल्टेज का इक्वेशन देखें तो हमें इस इक्वेशन में कोई भी फेज चेंज नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज और करंट है प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट में वो इन फेज है, यानी कि उन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। जैसे कि फिगर A.2 में दिखाया गया है कि वोल्टेज एंड करंट जो है वो इन फेज है, यानी कि जहाँ पे वोल्टेज शुरू हो रहा है वहीं पे करंट शुरू हो रहा है और जहाँ पे वोल्टेज ख़त्म हो रहा है वहीं पे करंट जो है वो ख़त्म हो रहा है, इसीलिए उन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अब ये जो फिगर है फिगर A.3 वो हमें फेजर डायग्राम दिखा रही है वोल्टेज और करंट के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमने IR और VR ये दोनों दो फेजर ड्रॉ की है। IR जो है वो करंट फेजर है और VR जो है वो वोल्टेज फेजर है। अब VR जो है वो हमारे अप्लाइड वोल्टेज जितना है और IR जो है वो हमारे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज और करंट ये दोनों इन फेज है, इसीलिए हमने यहाँ पे IR और VR जो है एक दूसरे पे लाइन ड्रॉ किए हैं, यानी कि इन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं कि इनमें जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री का है, इसीलिए फेजर IR और फेजर VR दोनों एक दूसरे पे लाइंग है। अब यहाँ पे फेजर VR की जो लेंथ है वो फेजर IR से बड़ी है,
क्योंकि VR की जो वैल्यू है वो सर्किट में फ्लो होने वाले करंट IR से ज़्यादा है, इसीलिए फेज़र VR की जो मैग्नीट्यूड है वो हमने फेज़र IR से ज़्यादा ड्रॉ की है। इस तरह से हमने ये फेज़र डायग्राम ड्रॉ की है। तो फिर देखिए, फेज़र डायग्राम ऑफ प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट इज एज शोन इन फिगर 8.3। फेज डिफरेंस phi इज इक्वल टू 0 बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब ये जो प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट है उसका जो इम्पीडेंस है वो हम Z से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे हमने कोई भी इंडक्टर या फिर कैपेसिटर नहीं यूज़ किया है, इसीलिए इस इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो हमारे रेजिस्टेंस के वैल्यू जितनी होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू R ओहम होगा, या फिर Z इज इक्वल टू R एट एन एंगल 0 डिग्री ओहम होगा। अब देखिए, इम्पीडेंस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज Z इज इक्वल टू R ओहम और Z इज इक्वल टू R एट एन एंगल 0 डिग्री ओहम। अभी इस सर्किट में जो यूज़ होने वाली पावर है उसे हम एवरेज पावर कहेंगे, और वो हम डिनोट करेंगे P एवरेज से। और अगर इसकी हमें वैल्यू निकालनी है तो हम यूज़ करेंगे P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। इस तरह से हमने ये प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट देखा। इसमें हमने देखा कि प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट में वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज होते हैं, और उनमें जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री होता है। ये था हमारा प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट। अब हम देखेंगे प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट। अब इस सर्किट में हम ओनली इंडक्टर यूज़ करेंगे, इसलिए इस सर्किट को हम प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट कहेंगे। यहाँ पे हमने एक वोल्टेज सोर्स ड्रॉ किया है जिसकी वैल्यू है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, और इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस हमने एक इंडक्टर कनेक्ट किया है, और इस सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो स्मॉल I से डिनोट करेंगे। तो फिर देखिए, Figure B.1 shows the purely inductive circuit. It consists an AC voltage source V is equal to Vm sin omega t and pure inductor L. Instantaneous current flowing through the circuit is I. अब इस I की वैल्यू हम लिख सकते हैं I is equal to Im sin in bracket 2 pi ft minus pi by 2। अब यहाँ पे Im जो है वो पीक वैल्यू होगी इंस्टेंटेनियस करंट की, पाई बाय 2 जो है वो फेज एंगल है, और ये जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट में करंट जो है वो वोल्टेज को लैग करता है, या फिर वोल्टेज के बाद शुरू होता है पाई बाय 2 रेडियन से, या फिर माइनस 90 डिग्री से। इस तरह से हम करंट इक्वेशन से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो करंट है वो वोल्टेज को माइनस पाई बाय 2 रेडियन से या फिर माइनस 90 डिग्री से लैगिंग है। यहाँ पे ये जो फिगर है वो हमें वोल्टेज और करंट की डायग्राम दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, वोल्टेज जो है वो 0 डिग्री पे शुरू हुआ है और करंट जो है वो 90 डिग्री पे शुरू हुआ है। इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री पहले शुरू हुआ है, और करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री बाद में शुरू हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री लीडिंग है, या फिर हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग है। अगर हम करंट के बारे में बात करें तो हम याद रखेंगे कि इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग होता है, और वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का होता है। तो फिर देखिए, करंट इज साइनसॉइडल करंट विथ पीक वैल्यू Im इज इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा L। ये जो फिगर B.3 है वो हमें फेजर डायग्राम दिखा रही है। यहाँ पे हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय पहले जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा लीडिंग वोल्टेज है, तो फिर हम पहले वोल्टेज ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद करंट 90 डिग्री बाद में शुरू हो रहा है, इसीलिए हमने 90 डिग्री बाद में इस करंट को ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखिए, फेजर जो है
वोल्टेज का वो मैग्नीट्यूड में करंट से ज़्यादा है, क्योंकि वोल्टेज की मैग्नीट्यूड जो है वो करंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। इसीलिए इस तरह से हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट के लिए। तो फिर देखिए, फेज एंगल of I is minus pi by 2 radians or minus 90 degree, thus the current lags behind the applied voltage by 90 degree। अब इस सर्किट में जो पावर यूज होगी उसे हम एवरेज पावर कहेंगे, और ये जो एवरेज पावर है वो 0 होगी, क्योंकि इंडक्टर जितनी पावर कंज्यूम करता है उतनी ही पावर वो सोर्स को वापस दे देता है। इसीलिए एवरेज पावर जो है वो प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में हमेशा 0 होती है। अब इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस जो है प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट का वो हम Z से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे हमने सिर्फ इंडक्टर यूज किया है, इसीलिए इस सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो हम XL से डिनोट करेंगे। तो फिर देखिए, इम्पीडेंस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट Z इज इक्वल टू JXL ओहम, और Z इज इक्वल टू XL एट एन एंगल 90 डिग्री ओहम। इस तरह से हमने ये प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट देखा। इस सर्किट में हमने देखा कि हमने यहाँ पे ओनली इंडक्टर यूज़ किया है, इसलिए हम इसे प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट कहेंगे। इस सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है वो साइनसॉइडल नेचर का है, और इसकी पीक वैल्यू हम Im इज इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा L इस सूत्र का यूज़ करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो फेज एंगल है वोल्टेज और करंट में वो माइनस पाई बाय 2 रेडियन या फिर माइनस 90 डिग्री है, और ये जो वोल्टेज है वो करंट को 90 डिग्री से लीड करता है, या फिर हम करंट को याद रखते हुए कहेंगे कि करंट जो है वो वोल्टेज को 90 डिग्री से लैगिंग है। इस तरह से ये था हमारा प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। अब हम देखते हैं प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट में हमने ओनली कैपेसिटर यूज किया है, इसीलिए हम इस सर्किट को प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट कहेंगे। यहाँ पे हमने एक एसी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू है V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, और उसके अक्रॉस हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है, और इस सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो हम स्मॉल I से डिनोट करेंगे। तो फिर देखिए, Figure C.1 shows the purely capacitive circuit. It consists an AC voltage source V is equal to Vm sin omega t and pure capacitor C. Instantaneous current flowing through circuit is I. अब ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Im साइन इन ब्रैकेट 2 पाई एफ टी प्लस पाई बाय 2। यहाँ पे Im जो है वो पिक वैल्यू है, पाई बाय 2 जो है वो फेज एंगल है, और ये जो प्लस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि करंट यहाँ पे लीडिंग होगा। तो फिर इस इक्वेशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो करंट है वो साइनसॉइडल नेचर का है, और उसकी जो पिक वैल्यू है वो हम Im इज इक्वल टू Vm अपॉन XC से निकाल सकते हैं। और फेज एंगल जो है वोल्टेज और करंट में वो पाई बाय 2 रेडियंस है या फिर 90 डिग्री है। थस हम कह सकते हैं कि करंट जो है यहाँ पे लीड करता है 90 डिग्री से वोल्टेज को। तो फिर इस डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम जो है वो हमें वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म दिखा रही है। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 0 डिग्री पे स्टार्ट हुआ है, लेकिन करंट जो है वो वोल्टेज से पहले 90 डिग्री फेज शिफ्ट से शुरू हुआ है। यहाँ पे करंट पहले शुरू हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो लीडिंग है, और वोल्टेज बाद में शुरू हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे कि वोल्टेज जो है वो लैगिंग है। तो फिर हम याद रखेंगे कि प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट में
करंट जो है वो वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। अब हमें इसकी फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी है। यहाँ पे देखिए जो भी लीडिंग होगा उसे हम हॉरिजेंटली ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे करंट जो है वो लीडिंग है, इसलिए हमने करंट को हॉरिजेंटली ड्रॉ किया है, और वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री से लैगिंग है, इसलिए वोल्टेज को हमने बाद में 90 डिग्री एंगल से ड्रॉ किया है। इस तरह से हम वोल्टेज और करंट की फेजर डायग्राम कैपेसिटिव सर्किट के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है वो कैपेसिटिव सर्किट में एक दूसरे को 90 डिग्री फेज शिफ्ट से करंट लीडिंग है और वोल्टेज जो है वो लैगिंग है। अगर हम इस सर्किट में यूज़ होने वाली पावर को देखें तो उस पावर को हम एवरेज पावर कहेंगे, और ये जो एवरेज पावर है इस सर्किट में भी 0 होगी। और अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस हम Z से डिनोट करेंगे, और इस सर्किट के लिए हमारा इम्पीडेंस होगा Z इज इक्वल टू माइनस JXC, और हम इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, और Z इज इक्वल टू XC एट एन एंगल 90 डिग्री इन पोलर फॉर्म। इस तरह से हमने कैपेसिटिव सर्किट में देखा कि करंट जो है वो 90 डिग्री वोल्टेज से लीड करता है, और एवरेज पावर जो होती है वो 0 होती है, और इम्पीडेंस जो है वो हम Z से डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू होगी माइनस JXC ओहम इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, और Z इज इक्वल टू XC एट एन एंगल 90 डिग्री इन पोलर फॉर्म। इस तरह से हमारा ये था प्योरली कैपेसिटिव AC सर्किट। अब हम देखते हैं कि फेजर डायग्राम ऑफ रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव AC सर्किट एक साथ में। फिगर ये जो फर्स्ट वाली है वो हमें रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम दिखा रही है। यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है वो 0 डिग्री होता है, इसलिए करंट और वोल्टेज जो है वो एक दूसरे पे लाइंग है। फिगर 2 जो है वो हमारी कैपेसिटिव सर्किट के लिए है। यहाँ पे करंट जो है वो लीडिंग होता है और वोल्टेज जो है वो लैगिंग होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए फेजर IC जो है वो V से 90 डिग्री आगे चली गई है, और वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री बिहाइंड है करंट से। और फिगर 3 जो है वो हमें इंडक्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम दिखा रही है। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो लीडिंग होता है और करंट जो है वो लैगिंग होता है, इसीलिए वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री से आगे है करंट से, और करंट जो है वो 90 डिग्री से पीछे है वोल्टेज से। इस तरह से हमने रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट के लिए जो हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे दिखाई है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।